हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पहले कुछ काम की बात कर लें आपके। पहली कि विंग्स एक उड़ान पर हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से, जिसके अंदर हम हर सेशन में 30 MCQs डिस्कस करेंगे। एक तरह से आपका ये टेस्ट होगा, आप घर बैठकर टेस्ट दो। उन MCQs को मैं डिस्कस करूंगा, साथ साथ आंसर दूंगा, आप भी अपने आंसर दो, मैच करो कितने आपके सही कितने गलत हुए। जो गलतियां की आपने की उनको सुधारने की कोशिश करो। इसके अलावा किड्स कॉमर्स जोन जो हमारा दूसरा चैनल है, उसके अंदर लाइव सेशन में ला रहा हूं। कब? ट्यूसडे एंड फ्राइडे। कितने बजे? शाम को 6 बजे, जिसके अंदर अगेन हम MCQs का ही टेस्ट लेंगे। मैं आपका टेस्ट लूंगा। तो ट्यूसडे को इसका जो पहला सेशन है वो होगा, और फिर फ्राइडे को, हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे, और उसके साथ कास्ट अकाउंटिंग इनकम टैक्स के MCQs भी बीच बीच में लाता रहूंगा। बराबर है। तीसरा 900 MCQs की जो PDF है और 10 मॉक टेस्ट अकाउंटेंसी के विद एनालिसिस वीडियोस में 500 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो किड्स कॉमर्स जोन की ऐप पर भी अवेलेबल है, विंग्स एक उड़ान की ऐप पर भी अवेलेबल है। जहां से लेना चाहते हो ले सकते हो। साथ ही साथ एक प्रिसाइज नोट्स में तैयार कर रहा हूं टॉपिक वाइज विद MCQs, जो आपको एंड डेज में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वो बहुत प्रिसाइज होंगे। वो भी बहुत जल्द में दोनों जो हमारी ऐप हैं किड्स कॉमर्स जोन की और विंग्स एक उड़ान की, दोनों पे वो लेके आऊंगा, मोस्ट प्रॉब्ली 1 जनवरी को। तो ये सब है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, आज से शुरू करते हैं हमारे MCQ सेशन। आज का हमारा ये फर्स्ट MCQ है। शुरू करते हैं इससे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क द करेक्ट चॉइस। ये असर्शन वाले क्वेश्चन वैसे आपको आएंगे नहीं, जस्ट फॉर ए चेंज मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया इसके अंदर। हमारे पास असर्शन ए क्या कहता है? गुडविल इज ए टेंजिबल एसेट, कि गुडविल एक टेंजिबल एसेट है। तो आप बताओ, क्योंकि बहुत देर से पढ़ रहे हो, क्या गुडविल एक टेंजिबल एसेट है? आंसर इज नो, गुडविल टेंजिबल एसेट नहीं है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। यानी असर्शन ए जो है वो तो गलत है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स हैं। गुडविल हमारा एक इंटेंजिबल एसेट है, इसका मतलब ये तो गलत है। रीजन आर टेंजिबल फिक्स एसेट्स कैन बी टच्ड एंड फेल्ट। ये सही है कि जो टेंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इनको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये सही है। तो इसका मतलब पहली गलत है, दूसरी सही है। तो आप इन ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। पहली में कहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। नहीं भाई, दोनों ट्रू नहीं है, पहली वाली गलत है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, अगेन पूरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ए गलत है। ए इज ट्रू, गलत। ए गलत है। ए इज फॉल्स, यस ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। हाँ, ये हमारा आंसर जो है वो सही है। तो फोर्थ जो है इसका पार्ट, वो इसका सही आंसर रहेगा। चलिए जी, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ करंट लाइबिलिटी। इसमें से कौन सी है जो करंट लाइबिलिटी की एग्जाम्पल नहीं है? क्रेडिटर, जिनसे हमने उधार में स्टॉक खरीदा, गुड्स खरीदी, तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी है भाई। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया, वापिस करना है, करंट लाइबिलिटी। बिल्स पेएबल, वो बिल जो आपको भी पे करने हैं, करंट लाइबिलिटी। बिल रिसीवेबल, भाई साहब ये आपका करंट एसेट है। तो ये है जो करंट लाइबिलिटी नहीं है। डी इज द राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। किस ईयर में उसको इस्टेब्लिश किया गया? अब आपको डेट ही याद रखनी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कब बनाया गया, कब इस्टेब्लिश किया गया। 1977 के अंदर। चलिए जी, नेक्स्ट। Which of the following account is (R) are not shown in balance sheet of a company। इसमें से कौन सा अकाउंट है जो कंपनी की बैलेंस शीट में हम नहीं दिखाते? पर्सनल अकाउंट। भाई पर्सनल अकाउंट जो है, पर्सनल अकाउंट किसके बारे में बात करता है? या तो डेटर्स के बारे में बात करता है, यानी जिनसे हमने पैसा लेना है, या क्रेडिटर के बारे में बात करता है, यानी जिनको पैसा देना है। तो ये हमारा एसेट है, ये हमारी लाइबिलिटी है, दोनों को बैलेंस शीट में ही दिखाते हैं। रियल अकाउंट, भाई ये एसेट्स के बारे में बात करता है, तो इसको भी हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। नॉमिनल अकाउंट, ये किसकी बात करता है? ये एक्सपेंस की बात करता है और इनकम की बात करता है।
और इनकम हो या एक्सपेंस बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। इनकम या एक्सपेंस हम कहां दिखाते हैं, उनकी जगह कहां पर है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इनकी जगह है। तो नॉमिनल अकाउंट जो है वो हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते। चलिए जी नेक्स्ट, 3 of these terms are alike, one does not belong to the group, identify। कहता है इनमें से 3 चीजें, 3 टर्म्स एक जैसी हैं, एक उनको बिलोंग नहीं करती, बताना है कौन सी नहीं करती। प्रीपेड इंश्योरेंस, भाई साहब करंट एसेट है। कोई भी एक्सपेंस अगर हम एडवांस पे करते हैं तो हमारा करंट एसेट है। अनपेड सैलरी यानी वो सैलरी जो अभी तक हमने नहीं दी, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी है। भाई कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंस जो अभी तक हमने नहीं दिया, जिसको अनपेड कहते हैं, वो हमारी करंट लायबिलिटी है। कैश एट बैंक, भाई बैंक में पड़ा हुआ कैश, कर लो ऐश, हमारा एसेट है। और कैश इन हैंड, ये भी हमारा करंट एसेट है। तो ये तीनों तो एक ही ग्रुप से बिलोंग किए, कौन सा नहीं किया, अनपेड सैलरी। सो बी इज द राइट आंसर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हैज बीन अर्नड, जो इन्वेस्टमेंट है उस पर इंटरेस्ट हमने अर्न किया 31 मार्च 2023 तक, बट इट वाज ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 30 नवंबर 2023। लेकिन इसकी एक्चुअल में पेमेंट कब होनी थी, इसकी पेमेंट होनी थी 30 नवंबर 2023 को, लेकिन हमने कब अर्न कर लिया, 31 मार्च 2023, यानी पहले ही। तो कोई भी ऐसी इनकम जो हमें एडवांस मिल जाए उसको हम कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। ऐसी इनकम जो भी हमने अर्न नहीं की, हमें एडवांस मिल गई है, उसको हम बोलेंगे अनअर्न्ड इनकम। तो इस केस में हम बोलेंगे अनअर्न्ड इंटरेस्ट। यानी कोई भी इनकम आपको एडवांस मिल गई, उस इनकम को हम कहते हैं अनअर्न्ड, मतलब अभी तक हमने वो कमाया नहीं है, हमें एडवांस मिला है, एक तरह की लायबिलिटी होती है। तो इस केस में बी इज द राइट। एक्रूड इंटरेस्ट वो होता है जो ड्यू हो चुका है लेकिन मिला नहीं। भाई यहां ड्यू कब होगा, नवंबर 2023 में, ठीक है ना। तो अभी ये ड्यू हुआ नहीं है, तो इसलिए एक्रूड इंटरेस्ट तो उसको बोलेंगे जो ड्यू हो चुका है लेकिन ये भी हुआ नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस, भैया ये तो इनकम की बात करें, एक्सपेंस की तो बात ही नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी बता दूं, कोई एडवांस खर्चा आपने दे दिया तो उसको हम प्रीपेड बोलते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस तो खैर इसका है ही नहीं क्योंकि इनकम की बात हो रही है। चलिए जी, अब आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज /R और फंक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस। भैया ट्रायल बैलेंस जो हम बनाते हैं, कौन सा फंक्शन है ट्रायल बैलेंस का, इसमें से असर्टेनिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। बिल्कुल जी, ट्रायल बैलेंस किस लिए बनाया जाता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए कि हमने जो जर्नल लेजर बनाई वो अर्थमेटिकली सही बनाई है गलत बनाई है, वो चेक करने के लिए। और फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल जी, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो सारी हम कहां से बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर से। इसलिए आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। चलिए जी नेक्स्ट, डैश इज ए स्टेटमेंट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू और फेयर व्यू जो हमारी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है एंटरप्राइज की वो बताती है। पोजीशन स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या नन ऑफ दिस। देखिए ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग यानी जो हम बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, क्यों करते हैं ऑपरेट, बिजनेस हम क्यों चलाते हैं, हमें अपना प्रॉफिट या लॉस देखना होता है। तो वो कौन सी चीज है जो हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को दिखाती है, वो है इनकम स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस का मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने के बाद जो आपकी परफॉर्मेंस हुई, परफॉर्मेंस में क्या होगा, बिजनेस चलाओगे या तो प्रॉफिट हो गया लॉस, और प्रॉफिट और लॉस हमें कौन बताता है, इनकम स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट में तो बैलेंस शीट के बारे में पता चलता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज हमारी कितनी है, वो हमें पोजीशन स्टेटमेंट से पता चलता है। चलिए जी दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इनकम स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ, अभी मैंने बताया इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट आता है, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट या ऑल ऑफ द अबव। देखिए भाई इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट आता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। बैलेंस शीट हमारी पोजीशन स्टेटमेंट के अंदर आती है, याद रखना इस चीज को। बैलेंस शीट कहां आती है, पोजीशन स्टेटमेंट के अंदर। इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आता है। फिलहाल हमें ट्रेडिंग अकाउंट दिया था तो मैं इसी को ही मार्क करूंगा। चलिए जी नेक्स्ट इज while preparing the balance sheet the accountant has not arranged
द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन ए स्पेसिफाइड ऑर्डर, ही हैज नॉट डन डैश ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। देखिए जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज को एक पर्टिकुलर फॉर्म में दिखाते हैं, जिसको हम कहते हैं मार्शलिंग ऑफ एसेट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, मार्शलिंग ऑफ एसेट्स। जैसे एसेट्स को परमानेंस की फॉर्म में बताना या फिर लिक्विडिटी की फॉर्म में बताना। परमानेंस की फॉर्म में बताना मतलब जो एसेट्स सबसे लेट कैश में कन्वर्ट होंगे वो सबसे पहले दिखाए जाएंगे, और जो सबसे क्विकली कैश में कन्वर्ट होंगे वो सबसे लास्ट में। जैसे फिक्स एसेट सबसे ऊपर दिखाया जाएगा, कैश इन हैंड सबसे नीचे दिखाया जाएगा। तो जो सबसे लेट कैश में कन्वर्ट होंगे वो सबसे ऊपर, और जो सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट होंगे वो सबसे आखिर में दिखाया जाते हैं। सेम लाइबिलिटीज के लिए किया जाता है, जो सबसे लेट पेमेंट करनी है वो सबसे ऊपर। फॉर एग्जांपल कैपिटल सबसे ऊपर आ जाती है, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस की बात कर रहा हूं, ये लिक्विडिटी की नहीं, परमानेंस की बात कर रहा हूं। जो लाइबिलिटी सबसे लास्ट में पे करनी है, फॉर एग्जांपल कैपिटल, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, वो सबसे ऊपर दिखाई जाती है, और जो सबसे जल्दी पे करनी है वो सबसे आखिर में दिखाई जाती है। वो हो गया परमानेंस। लिक्विडिटी में रिवर्स मतलब करंट एसेट जो हैं, कैश इन हैंड, ये सबसे ऊपर और फिक्स एसेट सबसे नीचे। और इसमें लिक्विडिटी में भी जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो सबसे ऊपर और कैपिटल सबसे नीचे। तो खैर इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल, अगर अकाउंटेंट ने एसेट्स और लाइबिलिटीज को एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लगाया, उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं जिसमें नहीं लगाया गया, उस सीक्वेंस को कहते हैं मार्शलिंग करना एसेट्स की। ट्रेडिंग अकाउंट डिस्क्लोज, ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या बताता है, किस चीज के बारे में बताता है? आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा और फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या बताता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस? नहीं भाई, ये तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, यस, ये बताता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमें प्रॉफिट और लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की जानकारी देता है। दी इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अवेलेबल फॉर अल्फा एंटरप्राइज। भाई हमारे पास कुछ डाटा है, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा होता है? जो बिजनेस से जनरेट होता है, ठीक है, यानी जिसमें ऐसा कोई प्रॉफिट हम नहीं दिखाते जो बिजनेस से बाहर का है। क्या है हमारे पास? नेट सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट है। भाई अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो सेल्स को हमें क्या करना है, सेल्स को कंसीडर करने के बाद ही ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा। तो हम ले लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है भाई ग्रॉस प्रॉफिट? 1,50,000। इसमें से माइनस कर देंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंस। तो माइनस कर लो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, कितने के हैं भाई? 50,000 के, और माइनस कर लो सेलिंग एक्सपेंस भी, ये कितने के हैं? 30,000 के। यानी कुल मिला के आपने माइनस करना है 80,000। माइनस कर लिया, बाकी बचा कितना? 70,000। तो ये हमारा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए जी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड? इसमें से कौन सा है जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का फीचर नहीं है? दोस्तों इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वो होते हैं जहां पर हम जो हमारा ड्युअलिटी कंसेप्ट है या डबल एंट्री सिस्टम है उसको हम फॉलो नहीं करते। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जो इसका फीचर नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम इज फॉलोड, नहीं भाई, कहां फॉलो किया जाता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में? डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता, सिंगल एंट्री सिस्टम पे काम किया जाता है। छोटे मोटे दुकानदार जो हैं वो इस मेथड को फॉलो करते हैं। सो ये जो है ए इज नॉट द फीचर ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। Aditya does not keep proper records of business, of his business. He has given you the following information. हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या दे रखा है? ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स, एडिशनल कैपिटल। हमें प्रॉफिट या लॉस बताना है। बता देते हैं भाई प्रॉफिट और लॉस। आदित्य को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ अभी बताते हैं। देखिए भाई, ओपनिंग कैपिटल, उसने जो स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई, 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई थी। 1 लाख रुपए का निवेश किया था उसने, कैपिटल लगाई थी। बीच में से 30,000 की उसने ड्राइंग्स कर ली, भाई जरूरत पड़ी तो 30,000 उसने वापिस से निकाल लिया घर के यूज के लिए। तो मतलब उसकी कैपिटल बची 70,000। फिर उसने एडिशनल कैपिटल लगाई तो भाई उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। 30,000 निकाला था तो उसने कहा चलो बाद में वापस डाल देता हूँ, और ज़्यादा डाला, 37,500 डाल दिया। ज़रा टोटल कर लें कितना हो गया? वो हो गया 1,07,500। और उसकी जो साल में एंड में जो कैपिटल हमने देखी, क्लोजिंग कैपिटल निकाली, तो वो निकली 1,25,000। भैया 0 0 10 में से 5 गए 5 और से 7 गए 7,
17,500। तो भैया 1,07,500 उसने लगाया था, लेकिन वो बन गया 1,25,000। हमारी कैपिटल कब बढ़ती है? जब हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। इसका मतलब 17,500 का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो ए हमारा सही जवाब है। चलिए जी, हो नेक्स्ट पे करते हैं मूव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर इनकरेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है, एक या दो, जो इनकरेक्ट हैं? पहली, अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज विल डिक्रीज कैश एंड कैपिटल। ऑफ कोर्स कैश को डिक्रीज करेगा, क्योंकि जब पर्सनल यूज के लिए निकालोगे कैश कम होगा। लेकिन जब भी हम ड्राइंग्स करते हैं, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो चाहे किसी और फॉर्म में, कैपिटल भी साथ साथ कम होती है। तो कैश कम हुई, लेकिन कैपिटल जो है कम। अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, एक मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट? जो गलत है वो बतानी है। अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज विल डिक्रीज कैश, ऑफ कोर्स, एंड कैपिटल भी डिक्रीज करेगा, ये सही है। हमें इनकरेक्ट बतानी है, ये तो सही है भाई, कैश और कैपिटल दोनों ही डिक्रीज होंगे। बी, अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज विल डिक्रीज कैश एंड हैज नो इफेक्ट ऑन कैपिटल। नहीं भाई, कैश डिक्रीज होगी तो कैपिटल पे भी इफेक्ट आएगा। तो कौन सी इनकरेक्ट है? ये वाली, क्योंकि दोनों चीजें, कैश भी कम होगी कैपिटल भी कम होगी। तो इसमें कह रहा है कैश तो कम हुई लेकिन कैपिटल पे कोई चेंज नहीं है। गलत है भाई, ये हमें बतानी थी इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है। तो ये वाली जो है वो इनकरेक्ट है, हमारा सही आंसर। वैसे लास्ट वाली भी पढ़ लेते हैं। अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज विल इंक्रीज कैश एंड कैपिटल। अरे 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 अरे, ये तो मैंने पढ़ी नहीं। यही चीज कहते हैं जल्दी का काम शैतान का। तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा भैया, क्योंकि जस्ट ए सेकेंड, क्योंकि ये भी इनकरेक्ट है। और अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज विल इंक्रीज कैश एंड कैपिटल, इंक्रीज करेगा नहीं भाई, डिक्रीज करेगा, ये भी गलत है। इसका मतलब बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। हमें इनकरेक्ट बताना था, पहली वाली करेक्ट है, हमें वो पूछा नहीं गया, हमें पूछा गया इनकरेक्ट बताओ। तो ये दोनों ही इनकरेक्ट हैं, इसलिए आंसर रहेगा बोथ बी एंड सी। तो जो गलती मैंने अभी की आप मत करना, चार ऑप्शंस रीड कर लेना अच्छे से। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू सुपर सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया? भैया याद कर लो इसको, टैक्स के क्वेश्चन है ये, इनकम टैक्स के क्वेश्चन है। ही और शी मस्ट बी 80 years old इज द राइट आंसर। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए जी, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों बनी है? बेसिकली प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में जानने के लिए कि किस तरह से हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और कम कर सकते हैं, उसके लिए बनी है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आते हैं क्वेश्चन पे। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, क्या है बेसिक ऑब्जेक्टिव? टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल ऑडिट, कॉस्ट असेसमेंट या प्रॉफिट एनालिसिस? क्या बताया मैंने? कॉस्ट अकाउंटिंग का काम ही है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना। चलिए जी नेक्स्ट पे। The cost which is to be incurred even when a business unit is closed, उस कॉस्ट को क्या कहते हैं? इम्प्यूटेड कॉस्ट, जिसको हम नोशनल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। यानी ये वो कॉस्ट है जो नोशनल है। नोशनल का मतलब क्या, उसको मैं बता दूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपको नहीं पढ़ाता और कहीं जॉब करता और मुझे मान लो वहां से 10-15 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाती, तो वो मेरी नोशनल सैलरी कहलाएगी। मुझे मिली नहीं है लेकिन मैं कमा सकता था, लेकिन क्यों नहीं कमा रहा? क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो वो कॉस्ट जो आप कमा सकते थे लेकिन नहीं कमाई, उसको हम कहते हैं इम्प्यूटेड या नोशनल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट, कोई एसेट आपने बेचा था जिसकी हिस्ट्री हो गई भाई, 10 साल पहले बेचा था, तो उस कॉस्ट को 10 साल के बाद, आज का समय चल रहा है या 5 साल के बाद का समय चल रहा है, तो वो जो कॉस्ट आपने तब खर्च किया था आपने पैसा, उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। संक कॉस्ट, भाई ऐसी कॉस्ट जो इरिकवरेबल है, जो खर्चा आपने कर दिया, कोई प्लांट है खत्म हो गया, डूब गया, संक कॉस्ट। तो ऐसी कॉस्ट हमारे लिए इरेलेवेंट होती है। फ्यूचर में अगर कोई डिसीजन लेना है तो संक कॉस्ट का कोई रोल नहीं होता। ये कॉस्ट वो होती है जो इरिकवरेबल है, भाई अब इनकी रिकवरी नहीं होती, खर्चा किया था खत्म हो गया, अब रिकवर नहीं हो सकता, दैट इज संक कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट, भैया ये ऐसी कॉस्ट है जो फिक्स्ड है, मतलब काम करो ना करो ये खर्चा हो गई। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री है, या छोड़ो जी फैक्ट्री में, यहीं की बात करता हूँ। ये बिल्डिंग है जहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे मंथली रेंट देना है। अब इसमें मैं पढ़ाऊँ नहीं पढ़ाऊँ, कम पढ़ाऊँ ज़्यादा पढ़ाऊँ, कम बच्चे ज़्यादा बच्चे, डजेंट मैटर, रेंट तो मुझे देना ही है।
तो ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। भाई कोरोना में बड़ी ये कॉस्ट आई है लोगों को, क्योंकि जब बिजनेस बंद हो गए तो रेंट तो देना ही देना था। तो ऐसी कॉस्ट जो आपको हर हाल में पे करनी है, उस कॉस्ट को कहते हैं फिक्स कॉस्ट, जो कि हमारा आंसर भी है। चलिए जी नेक्स्ट, द डिविजिबल पूल इज दैट पोर्शन ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। भाई ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का वो पोर्शन जो सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको हम डिविजिबल पूल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ डिविजिबल पूल, इसमें से कौन सा है जो डिविजिबल पूल का फॉर्म नहीं है भैया? ये दोनों, एक मिनट, बोथ ए एंड बी लिखा ही है, बोथ ए एंड बी, तो मैं सी को क्यों ना ऑप्शन को टिक करूं। तो सेस और सरचार्ज, बाकी आपने पढ़ा है जीएसटी वगैरह, वो सेंटर स्टेट में बढ़ जाती है, बाद में डिस्कस करेंगे कभी जीएसटी का टॉपिक लाएंगे। तो फिलहाल बोथ ए एंड बी जो कि डिविजिबल पूल नहीं है, यानी सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। चलिए जी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड और मोड्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हैज बीन टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता वो है मेट्रो, बाकी सब पे टैक्स लगता है, मतलब एग्जेम्प्टेड नहीं है जीएसटी से। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ए पार्टनरशिप फर्म विल बी असेस्ड, किस कैटेगरी में किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर को एसेस किया जाता है, यानी उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी बनाई जाती है। लिखा ही है भाई, लिखा ही है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। दैट इज फर्म, नॉट इंडिविजुअल, नॉट एचयूएफ, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दैट इज फर्म, इसी के अंदर आंसर है आपका। चलिए जी, कई बार क्वेश्चन में ही आंसर छिपे होते हैं। When a liability is reduced or decreased, it is recorded on, तो ऐसा है भाई कि लाइबिलिटी का, ये आपका अकाउंट है, ये आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है और राइट हैंड साइड क्रेडिट है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है, तो क्रेडिट साइड में लिखी जाती है, और जब डिक्रीज होती है तो लाइबिलिटी डेबिट साइड में लिखी जाती है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हेन ए लायबिलिटी इज रिड्यूस्ड और डिक्रीज इट इज रिकॉर्डेड ऑन, किस साइड में रिकॉर्ड होगी, लेफ्ट साइड और डेबिट साइड। तो देखते हैं हमारा आंसर कौन सा है, लेफ्ट और क्रेडिट साइड गलत, राइट और डेबिट साइड ये भी गलत, राइट और डेबिट गलत भाई, राइट में तो क्रेडिट है, लेफ्ट में तो डेबिट है, और लेफ्ट डेबिट साइड में है। राइट और क्रेडिट साइड ऑफ लायबिलिटी अकाउंट, राइट साइड में नहीं भाई, राइट साइड में लायबिलिटी इंक्रीज हो तो लिखी जाती है, लेफ्ट और डेबिट, बिल्कुल लेफ्ट और डेबिट साइड में लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो लिखी जाती है। याद रखो भाई, ये बड़े कंफ्यूजिंग से होते हैं, ठीक है, तो जरा ध्यान से समझना, लेफ्ट साइड और डेबिट साइड एक ही है, राइट साइड और क्रेडिट साइड एक ही है। चलिए नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो, किस लिए बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? मुझे लगता है इसका तो आंसर देने की मुझे जरूरत भी नहीं है। नेट प्रॉफिट देखने के लिए, नेट लॉस देखने के लिए, दोनों भाई, दोनों। नेट लॉस देखने के लिए अलग से थोड़ी ना बनाएंगे, तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो, दोनों को देखने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेड फॉलोइंग द, हम जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं किस कंसेप्ट को फॉलो करके बनाते हैं? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट या प्रूडेंस कंसेप्ट? आंसर इज प्रूडेंस। क्या कहता है ये कंसेप्ट कि एक्सपेक्टेड लॉसेस को हम रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेक्टेड गेन्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या कि हमारे ऐसे डेट्स, हमारे ऐसे डेटर जिनसे पैसा वापस आना थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, देंगे नहीं देंगे डाउटफुल है, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड लॉस है जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट। चलिए जी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सेप्टेड एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट? भाई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यानी एक तरह का प्रूफ, किसी ट्रांजैक्शन को हमें जो रिकॉर्ड करना है उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या प्रूफ होना चाहिए। तो किसको हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मानेंगे? इनवाइस, चालान, डेबिट नोट, ऑफिशियल ईमेल, लेटर, भाई सबको ही मानेंगे। किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सारे ही एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट काम करते हैं। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सेप्ट, हाँ ये तो कर लिया भाई। नेक्स्ट, which of the following is are factor responsible for the difference between the balance as per cash book and passbook? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आपका आपके लिए सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक। कहता है इसमें से
कौन सी स्टेटमेंट है जिसकी वजह से हमारी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। पहला डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, बिल्कुल जी, ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस होता है। कैसे? मैंने एक चेक बैंक में भेजा, मैंने आज अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन बैंक में मान लो आज दिन या 2 दिन तक वो नहीं आया, तो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया और बैंक की पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। हमेशा मिसमैच तभी होगा जब एक जगह रिकॉर्डिंग होगी और दूसरी जगह नहीं होगी। तो एक तो आ गया टाइमिंग का डिफरेंस कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया लेकिन बैंक में वो हमारा चेक पास नहीं हुआ। दूसरा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, अगेन मैंने कहा मिसमैच कब होगा? जब दोनों में से किसी एक जगह रिकॉर्डिंग होगी और एक जगह नहीं होगी। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, बैंक ने रिकॉर्ड कर दी, फॉर एग्जांपल बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया लेकिन मैंने अपनी कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तब भी मिसमैच होगा। एरर्स मैं भी कर सकता हूं अकाउंटेंट, बैंक भी कभी कभार एरर कर देता है, तो अगर एरर होगा तब भी मिसमैच होगा। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट इन द कैश बुक बैलेंस, इसमें से कौन सा है जिसके लिए कैश बुक बैलेंस में एडजस्टमेंट हमें नहीं चाहिए? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, भैया इसके लिए तो चाहिए, हमने चेक इशू किए थे लेकिन पेमेंट के लिए गए नहीं वो, तो हमें इसके लिए अपनी कैश बुक को सही करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में पेमेंट हुई नहीं तो हमें कैश बुक का बैलेंस भी कम करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, अगर बैंक में हमने चेक जमा करवा दिया लेकिन बैंक में वो पैसा आया नहीं, तो इसका मतलब जो चेक इशू किया था, हमने डिपॉजिट किया था, उसको हम कैश बुक में से माइनस करेंगे। पहला था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अगर मान लो मैं चेक इशू करता हूं और कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहा हूं, कौन सा बैलेंस लेके चल रहा हूं? कैश बुक का। अगर मैं किसी को चेक इशू करता हूं, इसका मतलब मैंने पेमेंट की लेकिन बैंक से वो पैसा नहीं निकला, तो जो मैंने चेक इशू किया था, पेमेंट की थी, मैं वापस उस पेमेंट को अपनी कैश बुक में प्लस कर लूंगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, मैंने बैंक में चेक जमा करवा दिया, ठीक है, इसका मतलब मैंने कैश बुक बैलेंस अपना इंक्रीज कर दिया लेकिन बैंक में वो पैसा आया ही नहीं, तो वापस इसको क्या करूंगा? डिक्रीज करूंगा, इस केस में माइनस करूंगा, इस केस में क्या करूंगा? प्लस कर दूंगा। चेक रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, इसका कुछ नहीं करना भाई, बैंक ने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, गलत दे दिया, तो बैंक अपने एंड पे ठीक करेगा, हमें इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। सी इज द राइट आंसर। अब गलती बैंक की तो बैंक सुधारे। रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर इज ऑफ, पार्टनरशिप में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? क्लोज रिलेटिव। अरे नहीं भाई, क्लोज रिलेटिव थोड़ी ना पार्टनर होते हैं। एजेंट एंड प्रिंसिपल, जूनियर सीनियर, नहीं भाई, ये तो फालतू के हैं, दिख ही रहे हैं। मतलब अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता तब भी दिख रहा है कि पार्टनरशिप में कोई क्लोज रिलेटिव जरूरी थोड़ी है, जूनियर सीनियर में कोई जरूरी थोड़ी है। एजेंट एंड प्रिंसिपल यानी वो दोनों नौकर और मालिक की तरह काम करते हैं, एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल मतलब मालिक भी हैं। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर्स इज अलाउड। भाई पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनी तो पार्टनर्स को कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट लोन पे कितना इंटरेस्ट देना होता है? दैट इज 6% पर एनम, ये आपको पता ही होगा। एंड द लास्ट वन इज नेचर ऑफ एक्रूड इनकम इज ऑफ। भाई जो इनकम एक्रूड है यानी ड्यू है लेकिन अभी तक आपको नहीं मिली, तो एनी इनकम जो आपकी ड्यू है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई, वो आपके लिए एसेट है। क्लियर है? तो ये थे आज के 30 एमसीक्यूज। नेक्स्ट 30 एमसीक्यूज बहुत जल्द आपके सामने होंगे, तैयारी करके रखो। नेक्स्ट एमसीक्यूज बहुत जल्द लाने वाला हूं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।